स्वागत है। आज हम कुछ स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो रेचल रिचर्ड्स की किताब मनी हनी पर आधारित हैं। सुना है ये व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए एक 7 चरणीय गाइड है। और दिलचस्प बात यह भी है कि लेखिका रेचल रिचर्ड्स खुद एक पूर्व वित्तीय सलाहकार हैं। कहते हैं 27 साल की उम्र में ही रिटायर हो गई और अब निष्क्रिय आय से अच्छा कमा रही हैं। किताब उन्होंने 2017 में खुद ही प्रकाशित की थी। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस किताब के मुख्य विचारों को समझें। खासकर ये देखें कि ये नए लोगों को कैसे प्रेरित करती है और क्या इसमें उन लोगों के लिए भी कुछ है जो फाइनेंस के बारे में पहले से थोड़ा जानते हैं। हमारे पास इसकी समीक्षाएं और सारांश हैं। तो चलिए देखते हैं ये किताब अपना वादा कैसे निभाती है फाइनेंस को आसान मजेदार बनाने का। हाँ, और यहाँ ये जानना जरूरी है कि लेखिका की अपनी कहानी, उनकी पृष्ठभूमि, वो किताब को विश्वसनीयता तो देती है, लेकिन शायद इसी वजह से ये अमेरिकी वित्तीय प्रणालियों पर, मतलब वहाँ के सिस्टम पर कुछ ज्यादा ही केंद्रित है, जैसे टैक्स कोड, निवेश के तरीके वगैरह। अच्छा, ये तो जरूरी बात है। तो ये अमेरिकन फोकस कितना बड़ा नुकसान है? क्या मूल सिद्धांत फिर भी लागू होते हैं दुनिया भर में? हाँ, देखिए, मूल सिद्धांत तो है, जैसे बचत करना, खर्च पर नजर रखना, कर्ज कम करना, ये तो सार्वभौमिक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो खास तरीके हैं, जैसे टैक्स बचाने के या रिटायरमेंट खातों के प्रकार, जैसे 401 के या रॉथ आईआरए, या फिर कुछ खास निवेश उत्पादों के उदाहरण, वो अमेरिका के बाहर के पाठकों के लिए सीधे तौर पर शायद उतने काम के ना हो, बल्कि शायद थोड़ा भ्रम भी पैदा कर सकते हैं। उन्हें अपने देश के हिसाब से विकल्प खोजने पड़ेंगे। समझ गया। तो सिद्धांतों पर ध्यान देना होगा, उदाहरणों पर नहीं। अच्छा, तो किताब के मुख्य क्षेत्रों की बात करें। बचत और बजट है इसमें। हाँ, खर्चों पर नजर रखना और बचत के लिए वो बकेट सिस्टम का इस्तेमाल करने को कहती हैं। हाँ, बकेट्स मतलब अलग अलग लक्ष्यों के लिए पैसा अलग रखना। हाँ, जैसे छुट्टी के लिए, घर के डाउन पेमेंट के लिए, इस तरह से। और अपनी जरूरी मासिक बचत, जिसे वो गोल्डन नंबर कहती हैं, उसे पहचानना और उसे धीरे धीरे बढ़ाना। बिल्कुल। और फिर आमदनी बढ़ाने पर भी जोर है, जैसे साइड हसल, मतलब अपनी रेगुलर नौकरी के अलावा कुछ और करके कमाना, सैलरी बढ़ाने के लिए बात करना, और निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम, उसकी स्रोत बनाना। और कर्ज प्रबंधन, वो भी एक अहम हिस्सा लगता है। इसमें कर्ज चुकाने की रणनीतियां हैं, जैसे वो स्नोबॉल विधि। हाँ, स्नोबॉल बनाम एवलांच, काफी पॉपुलर है ये दोनों। हाँ, स्नोबॉल में आप पहले सबसे छोटे कर्ज खत्म करते हैं ताकि एक मोमेंटम बने, हौसला बढ़े। बिल्कुल। और एवलांच में सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज पर पहले फोकस करते हैं, ताकि कुल ब्याज कम देना पड़े। सही। और निवेश के बारे में भी है, बहुत सरल तरीके से। स्टॉक क्या है, बॉन्ड क्या है, इंडेक्स फंड, इन सब की बुनियादी बातें समझाई गई हैं। और वो चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें, ये सिर्फ अलग अलग टिप्स तो नहीं लग रहे हैं। क्या ये कहना ठीक होगा कि किताब का असली जोर जानकारी देने से ज्यादा आदतें बनाने पर है, मतलब वित्तीय आदतें? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मुझे भी यही लगता है। शायद यही बात इसे खास बनाती है। ये सारे कदम मिलकर एक योजना तो बनाते हैं, एक फ्रेमवर्क देते हैं, लेकिन असली मकसद शायद व्यवहार में बदलाव लाना है। छोटी छोटी अच्छी आदतें बनाना जो लंबे समय तक टिकें। शायद इसीलिए ये उन लोगों को ज्यादा पसंद आती हैं जो फाइनेंस के नाम से ही थोड़ा घबराते हैं। हाँ, और ये बात दिलचस्प है। पाठकों की प्रतिक्रिया अगर देखें तो इसकी जो शैली है, बातचीत वाली, मजेदार, प्रेरक, उसकी काफी तारीफ मिलती है। कई समीक्षाओं में लोग कहते हैं कि इससे उन्हें कर्ज चुकाने में या इमरजेंसी फंड बनाने में या पहली बार निवेश शुरू करने में हिम्मत मिली। एक पाठक ने तो लिखा कि इसे पढ़कर उन्हें लगा कि वो वाकई अपने पैसे को कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या ये सादगी ही इसकी असली ताकत है? हाँ, काफी हद तक। इसकी सादगी, इसका पॉजिटिव नजरिया, ये निश्चित रूप से इसकी अपील का बड़ा हिस्सा है। लेकिन कुछ चेतावनियां भी हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। जैसा हमने पहले कहा, ये बहुत ज्यादा अमेरिका केंद्रित है, ये एक बात है। दूसरी बात, कुछ पाठकों को इसकी भाषा थोड़ी कह सकते हैं बचकानी लग सकती है। हाँ, मैंने भी पढ़ा कुछ समीक्षाओं में कि बहुत ज्यादा स्लैंग या वो सोशल मीडिया वाले हैशटैग्स का इस्तेमाल कुछ लोगों को ये कम गंभीर या ध्यान भटकाने वाला लग सकता है। सही कहा। और एक और बात,
जो लोग फिनांस के बारे में पहले से ठीक ठाक जानते हैं, मतलब बेसिक से आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें ये शायद बहुत ही बुनियादी लगे। ये उनके लिए बेहतरीन शुरुआत है जो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। लेकिन जो अनुभवी निवेशक हैं, वो शायद इसमें गहराई या तकनीकी विश्लेषण की कमी महसूस करें। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ये किताब उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा शुरुआती बिंदु है जो व्यक्तिगत वित्त की दुनिया से थोड़ा डरते हैं और एक साफ सरल कदम दर कदम चलने वाला ढांचा चाहते हैं, खासकर शायद युवा वयस्कों के लिए जिन्हें ऐसा लगे कि कोई दोस्त उन्हें सलाह दे रहा है। बिल्कुल। और अंत में एक बात सोचने वाली है, ये किताब सिर्फ क्या करना है ये नहीं बताती, बल्कि कैसे करना है उस पर ज्यादा जोर देती है। मतलब आदतें बनाना। तो शायद असली सीख सिर्फ उन 7 कदमों में नहीं है, बल्कि वो जो प्रेरणा मिलती है ना अपनी सोच बदलने की, फिनांस पर नियंत्रण पाने की, वो ज्यादा अहम है। और इस पर सोचा जा सकता है कि वो कौन सी एक छोटी सी वित्तीय आदत है जिसे कोई भी मतलब आज ही शुरू कर सकता है या बदल सकता है, चाहे वो ये किताब पढ़े या ना पढ़े। कि भाई कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की समीक्षाएं पहले मिले, और कमेंट्स में बताएं अगली किताब कौन सी हो।